हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेश व्यापार एवं निवेश के माध्यम से देश के बीच एकीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें संपूर्ण विश्व एक बाजार बन जाता है। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमारे सामने वस्तुओं व सेवाओं के विस्तृत विकल्प उपलब्ध हैं। विश्व में श्रेष्ठ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरे और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे सामने हैं। भारत की सड़कों पर अब गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियां द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। चीन के खिलौने भारतीय बाजार में धड़ाधड़ बिकने देखे जा सकते हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। अतः विश्व के उत्पादनों का एक दूसरे से जुड़ना ही वैश्वीकरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधन लगाने के क्या कारण थे। इन अवरोधन को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार पर विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक समझा गया। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों की स्थापना हुई, जिन्हें नवोदित उद्योगों को आयात से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए भारत सरकार ने आरंभ में केवल अनिवार्य वस्तु जैसे कि मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी। सन 1991 की शुरुआती से नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सरकार को यह महसूस किया गया कि अब भारतीय उत्पादों को विश्व के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ चुका है। इस प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन तथा गुणवत्ता में सुधार होना अवश्यंभावी था। इसलिए सरकार इन अवरोधकों को हटाना चाहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा। तो इसका आंसर है, कंपनियां अधिक लाभ अर्जित करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुओं की मांग करती है, इसीलिए वह अपनी लागत को कम करने की कोशिश करती है। कच्चे माल की लागत में कटौती करना असंभव है, इसीलिए कंपनी श्रम की लागत में कटौती करती है। इसीलिए कंपनियां श्रमिकों को अस्थायी रोजगार देती है ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन न देना पड़े। श्रमिकों से अधिक घंटे तक काम किया जाता है और कम मजदूरी पर अधिक उत्पाद तैयार करवाया जाता है, जिससे वह अधिक लाभ अर्जित करती है। श्रम कानूनों में लचीलापन होने से कंपनियों को आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने में आसानी होगी तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उन्हें भी लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसका आंसर है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों के स्थानीय कंपनियां के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश का सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनी को खरीदना, उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीकों से भी उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का आदेश देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के समान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को में इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है जो अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचते हैं। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, विकसित देश विकासशील देश से अपने उसके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, विकसित देश विकासशील देशों से अपने व्यापार और निवेश का उदारीकरण इसलिए चाहते हैं ताकि उन्हें देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम व अन्य संसाधनों को लाभ उठा सके। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, लेकिन विकसित देश ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। यह न्याय संगत नहीं है। अतः विकासशील देशों को विकसित देशों से भी मांग करनी चाहिए कि वे भी अपनी नीतियां उदार बनाएं और किसानों को आर्थिक सहायता बंद करें। ओके, तथा व्यापार पर अवरोधकों को समाप्त करें। विकसित देशों को भी विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा,
वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, परंतु वैश्वीकरण से सिर्फ धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभ उठा रहे हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से बहुत छोटे उत्पादक तथा श्रमिक की प्रभावित हुए हैं। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिलने वाले नए अवसर को सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी तरफ अनेक लोगों को लाभ हिस्से नहीं मिला है। श्रम कानून में अधिक लचीलापन होने के कारण श्रमिकों का शोषण हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं में निवेश करती है, जिसके खरीदार संपन्न वर्ग के लोग होते हैं। इसका गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः उत्पादों और कर्मचारियों पर वैश्वीकरण का समान प्रभाव नहीं पड़ रहा है। श्रम कानून में लचीलापन होने के कारण सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है। इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने श्रमिकों का शोषण किया है, उन्हें अनियमित आधार पर नौकरी दी है, जिससे वे भविष्य निधि व अन्य सुविधाओं से वंचित रह सके। श्रमिकों को कम वेतन दिया जा रहा है तथा उसे अतिरिक्त घंटों पर काम करने के लिए कुछ भी अदायगी नहीं की जा रही है। छोटे उत्पाद भी वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुए, क्योंकि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते, जिससे वे बाजार से बाहर हो रहे हैं। अतः वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और निवेश नीतियां का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्यापार और निवेश नीतियां के उदारीकरण से अभिप्राय यह है कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर वे अवरोधकों को हटा दिया जाता है, जिससे विभिन्न देशों के बाजार एवं उत्पाद में एकीकरण होता है। विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, जो आधिकारिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के जरिए संभव हो सकती है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुएं, सेवाओं, निवेश तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने भी वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। यदि वस्तु और सेवाओं का सुगमता से आयात निर्यात किया जा सकेगा तो विदेशी कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने आसानी से स्थापित करने में सक्षम होगी। ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों के द्वारा ही विदेशी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। अधिक निवेश व व्यापार के द्वारा ही विभिन्न देशों के उत्पादन का एकीकरण संभव हुआ है। इससे विश्व के देश एक दूसरे को और निकट आ रहे हैं। इस तरह व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता पहुंचा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से विभिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में मदद करता है। उदाहरण के लिए भारत में बहुत सी कारें कई देशों की सड़कों पर चल रही है। चीन के खिलौने से भारतीय बाजारों में भरे पड़े हैं। अतः विदेशी व्यापार ने विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण किया है। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए उत्पादों को एक अवसर प्रदान करता है। अब उत्पादक केवल अपने ही देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, अपितु संसार के अन्य देश के बाजारों में भी प्रतियोगिता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। वैश्वीकरण के भविष्य में जारी रहने के कारण विश्व के विभिन्न देशों से वस्तुएं, सेवाएं, तकनीकी पूंजी आदि का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। अतः आज से 20 वर्ष बाद विश्व एक ही बाजार बन जाएगा। कोई भी देश संसार के किसी भी देश में वस्तुएं खरीद सकेगा तथा अपनी वस्तुएं बेच सकेगा। 20 वर्ष बाद विश्व और भी अधिक आपस में जुड़ जाएगा। व्यापार में जारी सभी प्रतिबंध लगभग समाप्त ही हो जाएंगे। भारत विश्व में एक महाशक्ति का रूप धारण कर लेगा, जिससे यहाँ विकास की दर बढ़ेगी व लोगों के जीवन स्तर सुधरेगा। वैश्वीकरण से अभी विकसित देशों को अधिक फायदा हुआ है, क्योंकि उन्हें व्यापार की शर्तें अपने अनुकूल बनाई हैं। वह कृषि में अत्यधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जबकि भारत जैसे देशों को आर्थिक सहायता समाप्त करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। विश्व व्यापार के नियम के विकसित देशों के अनुरूप बनाए रख गए हैं। इन नियमों के अनुसार विकासशील देशों को बाध्य किया जा रहा है वे अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों के लिए खोलें। यदि इस प्रकार की शर्तें रही तो 20 वर्ष बाद अल्प विकसित व विकासशील देशों की स्थिति और दयनीय हो सकती है। अतः
न्यायसंगत वैश्वीकरण बढ़ाना चाहिए जिससे कि विभिन्न देशों एक दूसरे के और समीप आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप दो लोग को तर्क करते हुए पाते हैं। एक कह रहा है कि वैश्वीकरण से हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचे है, दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता मिली है। तो इन लोगों का आप कैसे जवाब देंगे? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है, परंतु इन लोगों का यह जवाब होगा कि आज के युग में हम बिना वैश्वीकरण के उन्नति नहीं कर सकते। हमारे जैसे देश, भारत जैसे देश में जहाँ पूंजी की कमी है तथा श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है, वैश्वीकरण के कारण इनका उपयोग सही हो रहा है। कोई भी देश अपने ही देश में सब कुछ पैदा नहीं कर सकता, अतः वैश्वीकरण का मार्ग हर एक देश की आज की जरूरत है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीमा, बैंकिंग व खाद्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही है। इस प्रकार के निवेश देश के लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभान्वित कर रहे हैं। दूसरी ओर वैश्वीकरण को न केवल हमारे कृषकों बल्कि छोटे उद्योगों को भी मायूस किया है। खिलौने उत्पाद जैसे छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतियोगिता न कर पाने के कारण क्या हुए तो बंद हो गए हैं। इसीलिए दोनों ही तर्क की वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है और वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है, सही है। ओके, क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प यह है। क है, खाली स्थान की प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अन्य देशों के साथ क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क का हो जाएगा वैश्वीकरण हो जाएगा। ओके, ख है, यहाँ पे सहयोग हो जाएगा। सहयोग बढ़ रहा है, इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही है क्योंकि गांव में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सस्ते श्रमिक व अन्य संसाधन उपलब्ध है, जबकि बाजार में उपभोक्ता के लिए अधिक विकल्प इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि गांव में क्या हो जाएगा, क्योंकि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। क का ब हो जाएगा, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों से सस्ती दरें पर खरीदती है। क्या खरीदती है? तो कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल का सामान खरीदती है। ओके, ख का क्या हो जाएगा? ख का य हो जाएगा, यानी ख, आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापार अवरोधक होता है, इसीलिए। ओके, गाँव में क्या हो जाएगा? तो गाँव में द हो जाएगा। गाँव में द क्या है? तो क्या है? विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और रैनबैक्सी है। ओके, घ है, आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रचार में सहायता की है। किसकी सहायता की है? तो घ का क्या हो जाएगा? घ का हो जाएगा स, यानी कि कॉल सेंटर की सहायता की है। ओके, ज्ञ है, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां के उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। कहाँ निवेश किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटर गाड़ियां में निवेश की है, मोटर गाड़ियों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का आपको चयन करना। क्वेश्चन अ है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागम देखा। क्या है? तो देश के बीच वस्तु सेवाओं का निवेश का। अ है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है? तो स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। ओके, नेक्स्ट है, ई वैश्वीकरण ने जीवन के सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसकी? तो विकसित देशों के लोगों के। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।